नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं मुकेश हूँ और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं मुकेश सरगुजा यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जो सीटेट जो है, सीजीटेट का जो सीरीज था, है ना, हरिराम पटेल का, जिसमें हम ये देखेंगे कि सॉल्व जो है चल रहा है अपना ये सीजीटेट या सॉल्व हम जो सीरीज चला रहे हैं, जैसे हम पिछले वीडियो में हम ये देखें कि 2012 में जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो पेपर 2 और पेपर 3 जो था शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए, जो हमने पार्ट 4 तक में कंप्लीट किया था। आज हमारा पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 यानी कि हमारा जो भाग 5 है, उसमें हम देखेंगे कि वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा, है ना, वर्ग 3 के लिए यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट को हम देखेंगे। तो ये हमारा पार्ट जो है 5 है। तो हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें पार्ट 5 में 5 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग में 30-30 प्रश्न होते हैं जो व्यापम के द्वारा पूछे गए थे शिक्षक पात्रता परीक्षा में। तो उसी PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम ये डील कर रहे हैं, या उसका एक्सप्लेनेशन के साथ जो प्रश्न आया था उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद समझेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ कि आखिर क्या है और कैसा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज 2014 का वर्ग 3 का है, प्रथम भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है। तो प्रश्न 1 है कि डिसलेक्सिया का संबंध है ना। जैसा कि पिछले शब्दों में बहुत सारा प्रश्न जो है रिपीट भी करता है व्यापक। तो डिसलेक्सिया किसका है, डिसलेक्सिया का संबंध क्या है? तो डिसलेक्सिया का संबंध जो होता है, इसमें ऑप्शन 4 तो दिए हैं, पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, और अंकिक अक्षमता से या तार्किक अक्षमता से। तो आंकिक डिसलेक्सिया यानी कि कहने का मतलब ये है कि पढ़ने की जो क्षमता है, या ये कहें कि इसका जो सही उत्तर है आंकिक अक्षमता से है। तो डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जो विशेष रूप से पठन कौशल और शब्दों की वर्तनी की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, प्रभावित करती है। इससे पीड़ित व्यक्ति को पढ़ने और शब्दों को समझने में कठिनाई होती है। अतः प्रश्न का अभिष्ट उत्तर ए होगा, जबकि आयोग ने सी को सही माना है। ठीक है। डिसलेक्सिया आयोग भी कैसे कैसे कर लेता है, जो हम पढ़ते हैं जो बाल विकास है ना एवं शिक्षण शास्त्र में, तो हम ये देखते हैं कि डिसलेक्सिया जो है अधिकतर पढ़ने की अक्षमता को दर्शाता है, लेकिन क्वेश्चन को जैसे घुमाया ही इन्होंने, पढ़ने की अक्षमता और अंकिक अक्षमता से है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक रिलेट हो रहे हैं, लेकिन आयोग ने सी लिया है और इसका सही उत्तर जैसे होना चाहिए वो ए होना चाहिए। ठीक है। तो घुमा के दिया अंकिक अक्षमता यानी अंकों का, यानी कि शब्दों की अक्षमता, है ना। कहने का मतलब यह है कि डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है ना, जो विशेष रूप से पठन कौशल और शब्दों की वर्तनी की क्षमता को प्रभावित करती है। इससे पीड़ित व्यक्ति को पढ़ने और शब्दों को समझने में कठिनाई होती है। प्रश्न 2 है, बच्चों को सीखने हेतु वो भी प्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए उसके बारे में बोल रहे हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रतिस्पर्धा, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण सृजन करके, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करते। इसमें सही उत्तर होगा सी, यानी कि सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण सृजन करना। तो देखते हैं क्या है कि बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसमें सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण सृजन सबसे उपयुक्त है। सकारात्मक और सहायक वातावरण बच्चों को नई चीजें सीखने और उनकी रचनात्मकता को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। उन्हें आत्मप्रेरित होने और अपनी गति से सीखने की अनुमति भी देता है। प्रश्न 3 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा से अच्छे अनुशासन के मुख्य तत्व हैं। अच्छे अनुशासन की बात कर रहा है, प्रश्न पॉजिटिव की ओर लेके जा रहा है। तो इसका 4 ऑप्शन है। कुशल मुख्याध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक और पुरस्कार और दंड। जिसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ये सभी गुण सब निहित होना चाहिए अच्छे अनुशासन के लिए। तो क्या है, अच्छे अनुशासन के लिए सभी तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। कुशल मुख्याध्यापक अनुशासन की दिशा निर्धारित करता है ना, कुशल मुखिया दिशा निर्धारित करता है। स्कूल का स्वस्थ वातावरण छात्रों को सकारात्मक रूप से प्रेरित करता है। आदर्श अध्यापक अनुशासन के मॉडल होते हैं। और पुरस्कार व दंड अनुशासन को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन और नियंत्रण प्रदान करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना प्रश्न 3। प्रश्न 4 देखेंगे, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला वह गुण है। तो कौन सा ऐसा गुण है जो आदर्श अध्यापक जो शिक्षक के लिए लागू होता है? तो ऑप्शन 4 दिए हैं। पहला ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, दूसरा है विषय वस्तु पर अधिकार, तीसरा है
बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, चौथा है डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। सभी इसलिए होगा कि एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाले तीनों गुण हैं, ये तीनों गुण होने भी चाहिए, होने इसलिए चाहिए देखते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक दृष्टिकोण जिसे छात्रों की राय का सम्मान करना और उन्हें प्रभावी ढंग से पढ़ाना होता है। फिर दूसरा है विषय वस्तु पर अधिकार, अपने विषय की गहरी समझ रखना और उसे प्रभावी ढंग से पढ़ाना। बच्चे अगर सीखे रहेगा, अपने विषय में पारंगत हासिल करेगा तो बच्चे को बेहतर तरीके से शिक्षा प्रदान कर सकता है। तीसरा है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, छात्रों की बाल मनोविज्ञान के ज्ञान है ना, छात्रों की मानसिक और भावात्मक जरूरतों को समझना और उनके अनुसार शिक्षण करना, यही सही उत्तर होगा। देखिए बाल मनोविज्ञान के बारे में जाने रखे तो बच्चा किस प्रवृत्ति का है, बच्चा कैसा सोच रखता है, उसके हिसाब से वहां पे वातावरण को देना, इसलिए ये सभी होगा। प्रश्न 5 देखेंगे कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन सिरिल बर्ड ने दिया है। क्यों दिया है कि यह कथन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिरिल बर्ड द्वारा दिया गया है। उन्होंने पिछड़े बच्चों की अवधारणा को परिभाषित करने और उनकी पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस प्रकार पिछड़े बच्चों की अवधारणा को परिभाषित करने का श्रेय सिरिल बर्ड को दिया जाता है। प्रश्न 6 है जो आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? वहां पे ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन है। प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। इसका सही उत्तर होगा सी होगा। सी इसलिए होगा कि विद्यार्थी द्वारा बार बार टीचर से अप्रासंगिक प्रश्न पूछने पर टीचर को उसकी समस्या का पता लगाना चाहिए। बार बार प्रश्न पूछे उसके बच्चे को उसकी समस्या का पता लगाना चाहिए, जाके जानना चाहिए कि बच्चा जो है क्यों परेशान कर रहा है, इसको क्या समस्या है ना, चाहिए। और उस समस्या को दूर करने के लिए परामर्श देना चाहिए, शिक्षक को बताना चाहिए बच्चे को कि देखो बेटा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते। इससे उस बच्चे की समस्या को समझने और उससे व्यवहार के पीछे के कारणों को जानने में मदद मिल सकती है। ठीक है। प्रश्न 7 है पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो अमूर्त और तार्किक चिंतन जो होता है बच्चा बाल्यावस्था से प्रारंभ कर देता है सीखना। तो इसका जो है प्याजे जो है इन्होंने दिया था कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका सही उत्तर होगा सी अमूर्त संक्रियात्मक। क्यों होगा? क्योंकि प्याजे के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष तक का होता है और बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण है। इस अवस्था में अमूर्त अवधारणाओं को समझने और उसका उपयोग करने में सक्षम होते हैं, जैसे न्याय, स्वतंत्रता और समय। तार्किक रूप से सोचने और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से संबंधित है। प्रश्न हम 8 देखेंगे कि एनसीएफ 2005 की प्रश्न 8 देखेंगे कि एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। तो कक्षा 1 क्या मूल्यांकन होना चाहिए? जो बच्चा आपके पास कक्षा 1 और कक्षा 2 में है। तो इसका जो सही 4 ऑप्शन दिए, लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, परीक्षण के आधार पर होगा। क्यों होगा? क्यों? इसलिए होगा कि एनसीएफ 2005 जो है ना, एनसीएफ 2005 है कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। एनसीएफ 2005 अनौपचारिक अवलोकन, अनियोजित अवलोकन, योजनाबद्ध अवलोकन विधियों की सिफारिश करता है। मूल्यांकन का उद्देश्य केवल बच्चों का परीक्षण करना ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि उन्हें सीखने में भी मदद करें। ठीक है। प्रश्न 9 है कि संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं। संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना और संस्कृति का परिकरण है। और जो चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी होगा। इसलिए होगा क्योंकि शिक्षा संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालती है। यह संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करने और संस्कृति का परिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए सही उत्तर उपयुक्त सभी है। शिक्षा संस्कृति को बनाए रखने, हस्तांतरित करने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न 10 देखेंगे कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। तो ये किससे है? रेडियो से है, दूरदर्शन से है, कंप्यूटर से है या फिर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। तो इसका सही उत्तर होगा और डी होगा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। क्यों होगा? क्योंकि कोमल शिल्प उपागम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है। यह शिक्षा में प्रयोग किए जाने वाले शिक्षक तकनीकी में से एक है जो छात्रों को समझ और सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करता है। प्रश्न 11 देखेंगे हम कि एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्ध है ना। प्रश्न 11 देखेंगे कि एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांतक ऊंचा है। इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन 4 दिया हुआ उच्च बुद्धि वाली है। प्रश्न को फिर से समझते हैं। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि
लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है और यह संतुलित व्यवहार रखती है। तो इसका सही उत्तर है वो डी है, क्योंकि बच्चों को संतुलित व्यवहार ही रखना बहुत जरूरी होता है बच्चों के प्रति। तो एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि IQ EQ ऊंचा होने का तात्पर्य है कि वह संतुलन व्यवहार रखती है। भावात्मक बुद्धि लब्धांक व्यक्ति की अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, उन पर विचार करने और उन्हें प्रतिबंधित करने की क्षमता से संबंधित होता है। प्रश्न 12 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। तो क्या है देखते हैं। इसका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। ये परीक्षण व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। तीसरा है वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। और चौथा है उपयोग में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों सही है। सही इसलिए है क्योंकि शीघ्र एवं सुगम आकलन वास्तुनिष्ठ परीक्षणों में उत्तर निश्चित होते हैं, ठीक है, जिसके कारण उनका अंकन शीघ्रता से किया जा सकता है। व्यक्तिगत प्रभाव से मुक्त वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में उत्तर देने का निर्णय परीक्षक की व्यक्तिगत राय या पूर्वाग्रहों पर निर्भर नहीं करता है। वस्तुनिष्ठता और वैधता वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में प्रश्नों का उत्तर देने का एक निश्चित तरीका होता है जिसमें वे अधिक वस्तुनिष्ठ और वैध होते हैं। व्यापक मूल्यांकन में क्या है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से प्रश्नों की संख्या अधिक होने से पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं का व्यापक मूल्यांकन संभव होता है। इस प्रकार ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। प्रश्न 12, 13 देखेंगे हम कि विद्यालय का कार्य होता है। तो विद्यालय का ऐसा कौन सा कार्य होता है जो छात्रों के प्रति संवेदनशील और प्रोग्रेसिव या फिर अच्छा हो। तो इसका जो ऑप्शन 4 दी है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, उपयोग सभी। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी है। सभी इसलिए है कि विद्यालय के कार्यों में संस्कृति का संरक्षण, परिष्करण और नए प्रतिरूपों का निर्माण शामिल है। विद्यालय न केवल ज्ञान का स्रोत होते हैं बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी संजोए रखते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। वे छात्रों की नैतिकता, समाज के प्रति जिम्मेदारी और नागरिकता के मूल्यों के साथ साथ व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए भी आवश्यक अवसर सिखाते हैं। जैसे कि आजकल जो ट्रेंड हुआ है न्यू जनरेशन का, बच्चा 2-3 साल का हुआ उसके बाद बचपन प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है। जहाँ बच्चा जाता है वहाँ 4 लोगों को देखता है, वहाँ बैठना सीखता है, अपने आसपास के वातावरण को सुसज्जित करता है, प्रिंट रिच वातावरण बना रहता है स्कूल के क्लासरूम में। वहाँ उसको अच्छे अच्छे मैनर्स सिखाए जाते हैं, बच्चा वहाँ देखता है, क्योंकि जो बच्चा सेंसरी मॉडल में रहता है, मोड में रहता है, छोटा रहता है, तो वो देख के नकल करके अनुकरण करके सीखता है। इसलिए बच्चों को आजकल जो आंगनबाड़ी बालवाड़ी है वहाँ न भेज के अधिकतर लोग बचपन प्ले स्कूल या फिर मास्टर माइंड स्कूल बच्चे स्कूल में भेजते हैं, जहाँ की बालवाड़ी सब में भेजते हैं, जहाँ की बच्चा अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखे। और ऐसा नहीं है कि वहाँ तुरंत सीख जाएगा, वहाँ देखेगा, देखने के बाद वो ऐसा करने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे उसमें वो सकारात्मक पहलू लाने की कोशिश करता है। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 14 देखेंगे सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है। सर्वाधिक की बात कर रहा है, ऑप्शन 4 तो दिए हैं, देखते हैं क्या क्या है कि पहला है धर्म, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है संस्कार और चौथा है जाति। तो सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी होगा कि सामाजिक परिवर्तन आदमी कब कर सकता है। क्या धर्म से कर सकता है? जी नहीं, धर्म से नहीं कर सकता है। शिक्षा से कर सकता है, शिक्षित रहेगा, जानेगा तो सामाजिक चीज़ों को आगे लेके जाएगा कि ये सही है क्या गलत है। सरकार से कोई लेना देना नहीं, सरकार का क्या है, सरकार आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, इससे कुछ नहीं। जाति से भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम भारत हमारा विविधताओं का देश से, अलग अलग जाति बहुमूल्य से मिलकर परंपराओं को संजोने के साथ यहाँ पे किसी एक जाति विशेष का कोई टिप्पणी नहीं होगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन बी होगा, यानी कि शिक्षा। शिक्षा इसलिए होगा कि सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक शिक्षा है। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है जो कई कारकों से प्रभावित होती है। शिक्षा, धर्म, सरकार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, तकनीक सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सभी को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो शिक्षा में तीनों निहित होते हैं। प्रश्न 15 है राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है। तो ये जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए संस्थान जो है NIVH स्थित कहाँ है, तो ऐसे कौन सी जगह बना हुआ है इसके बारे में पूछा है। तो इसका जो 4 ऑप्शन है, पहला है ए शिमला में, दूसरा है बी कोलकाता में, तीसरा है देहरादून में, चौथा है दिल्ली में। तो ये राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान है, तो आप सबको ध्यान होना चाहिए कि यह देहरादून में है। देहरादून में इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान NIVH देहरादून यानी कि उत्तराखंड में स्थित है, यूके यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। फिर से ध्यान रखिए, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित वाला जो संस्थान बना रहता है, हर किसी का एक संस्थान बना रहता है जिसका मुख्यालय होता है। तो इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। देहरादून कहाँ स्थित है? वो उत्तराखंड में स्थित है। यह संस्थान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित एवं स्वास्थ्य संगठन है। यह संस्थान जो है किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह संस्थान जो है
भारत सरकार के जो संस्थान है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित एवं स्वायत्त संगठन है। यह दृष्टिबाधित व्यक्तियों के शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए भी समर्पित है। इसलिए दृष्टिबाधित जो संस्थान है NIVH, वो कहाँ स्थित है? वो देहरादून में स्थित है। और देहरादून कहाँ स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड यानी कि यूके में तो स्थित है। ठीक है। प्रश्न 16 है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के क्या क्या अंग होते हैं? तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षा की प्रक्रिया के जो अंग होते हैं वो सभी होते हैं। सभी इसलिए होते हैं कि शिक्षा को त्रिआयामी दृष्टिकोण से जोड़ा गया है। त्रिआयामी यानी कि जोड़ से, क्योंकि ये तीनों से मिलकर बने होते हैं। देखिए क्या कहता है कि शिक्षा की प्रक्रिया के ऊपर सभी अंग होते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के 3 मुख्य अंग होते हैं, जिसमें शिक्षक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। शिक्षार्थियों को सीखने और विकसित करने में बहुत मदद करते हैं। और दूसरा है शिक्षार्थी। दूसरा वे शिक्षार्थी वे व्यक्ति होते हैं जो सीखते हैं, वे ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम वह सामग्री है जिसे शिक्षार्थी को सीखना होता है। उसमें विषय, अवधारणा एवं गतिविधियां शामिल हैं। तीनों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास शिक्षार्थी है, पाठ्यक्रम है और शिक्षक नहीं है तो वो भी व्यर्थ है। और आपके पास शिक्षार्थी ही नहीं है, शिक्षक और पाठ्यक्रम है तो भी कोई मतलब नहीं है। और आपके पास शिक्षार्थी और शिक्षक है लेकिन पाठ्यक्रम नहीं है तो आप बच्चों को सिखाइएगा, क्योंकि त्रिआयामी होता है, इसलिए तीनों महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न 17 देखेंगे कि प्रश्न 17 हम देखेंगे कि प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए, देखते हैं। प्रश्न ऑप्शन ए है केवल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर, है ना। दूसरा है योग्यता और अभिप्रेरणा के वांछित स्तर। तीसरा है केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, या डी है यानी केवल सीखने की योग्यता। दूसरा सही उत्तर है योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, है ना। यही सही उत्तर है, क्योंकि इसलिए सही है क्योंकि प्रभावी और स्थायी शिक्षण ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना अति महत्वपूर्ण है। शिक्षा ग्रहण करने और उसे स्थायी बनाने के लिए योग्यता और अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। योग्यता से तात्पर्य विद्यार्थियों के पास उस विषय या क्षेत्र को समझने और सीखने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल होना चाहिए। और अभिप्रेरणा से तात्पर्य विद्यार्थी में सीखने की इच्छा और प्रेरणा होनी चाहिए। दोनों अगर है आपके पास तो इसका सही उपयोग सटीक जो ऑप्शन है वो बैठेगा। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए क्या कहता है कि रिपब्लिक, ईमेल एंड एजुकेशन, दी स्कूल एंड सोसाइटी और संध्या विधि। तो ये ऑप्शन एक तरफ दिए हैं, एक तरफ उसका जो सही मिलान है कि कौन किसका सही मिलान है। तो इसका जो सही मिलान है वो ऑप्शन के अनुसार से ये सही होगा। देखते हैं क्या है। रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक को प्लेटो ने दिया है। रिपब्लिक जो है प्लेटो ने दिया है। और एमिल एंड एजुकेशन को रूसो ने दिया है। और दी स्कूल एंड सोसाइटी को जॉन डीवी ने दिया है। और संध्या विधि को हमने दयानंद सारस्वती ने दिया है। तो एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि ये सही सुमेलित है। जो इधर मनोवैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने क्या क्या दिया है तो उसको देखते हैं। रिपब्लिक को प्लेटो ने दिया है, एमिल एंड एजुकेशन को रूसो ने दिया है, फिर दी स्कूल एंड सोसाइटी को जॉन डीवी ने दिया है और संध्या विधि को दयानंद सारस्वती ने दिया है। प्रश्न 19 से खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रश्न 19 से खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो सही ऑप्शन 4 दिए हैं, सुकरात है, फ्रोबेल है, किलपैट्रिक्स है और अरस्तु है। तो खेल शिक्षण विधि को किसने दिया है? तो खेल शिक्षण विधि को किसने दिया है? तो खेल शिक्षण विधि को देने वाला फ्रोबेल है। फ्रोबेल ने किडन गार्डन के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। तो किडन गार्डन जब भी आएगा, किडन गार्डन या खेल विधि आएगा तो फ्रोबेल का नाम ले लिया जाएगा और फ्रोबेल को सही माना जाएगा। तो देखिए क्यों फ्रोबेल को सही। खेल शिक्षण विधि को पहले एच कोल्डवेल कुक ने प्रस्तुत किया है। खेल शिक्षण विधि को पहले एच कोल्डवेल कुक ने प्रस्तुत किया है और बाद में इसे फ्रेडरिक फ्रोबेल द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। यह अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए समझ सुनिश्चित करता है। फ्रोबेल ने किडन गार्डन की वास्तुकला का नेतृत्व किया, जिसका अर्थ है बच्चे का एक बगीचा जहां से वे समय समय पर प्रोसीजर करते हैं। किडन गार्डन विधि यानी खेल विधि बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों को सीखने और सिखाने के लिए। इसलिए प्राथमिक स्तर पर अधिकतर जोर दिया जाता है बच्चों को अगर सिखाया जाए तो जो ओपन माइंडेड यानी कि बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़कर यानी खेल के माध्यम से भी सिखाया जाना बहुत उचित और उपयुक्त माना गया है। प्रश्न 20 है, सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो बुद्धि लब्धि के बारे में हम देखेंगे कि बुद्धि लब्धि का एक सूत्र होता है, कैसे निकाला जाता है और इसमें IQ लेवल के हिसाब से उसको निर्धारित किया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन 120 से अधिक बालक, है ना, 120 से अधिक बालक, 25 से कम बालक और 120 से कम बालक उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी कि बी 25 से कम। तो क्या बोलता है कि पिछले बालकों को हम संज्ञान लें, उसकी बुद्धि लब्धि, पिछड़ा बालक हम किसको कहते हैं? जिसकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल एकदम कम है, यानी कि 85 से कम है। तो सिरिल बर्ट के अनुसार 85 या उससे कम की शैक्षणिक योग्यता वाले बच्चों को शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बालक माना जाता है। बर्ट के अनुसार पिछड़ा शब्द
बर्ट के अनुसार पिछड़ा शब्द दृष्टिकोण कालानुक्रमित युग के संबंध में शैक्षणिक युग को संदर्भित करता है। अतः सिरिल बर्ट ने पिछड़े बालकों के लिए शैक्षणिक लब्धि की अवधारणा दी है। प्रश्न, टर्मन ने भी बुद्धि लब्धि का सिद्धांत दिया था, लेकिन यहाँ पे सिरिल बर्ट के अनुसार पूछ दिया है ना, सिरिल बर्ट के अनुसार, तो 85 से कम, क्योंकि सभी मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने दृष्टिकोण, अपने अपने सोच समझ और सोच के हिसाब से बुद्धि लब्धि को बताया है। तो आपको हमको ये ध्यान देना होगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस किस बुद्धि लब्धि को निर्धारित किया है। तो प्रश्न सिरिल बर्ट का पूछ रहा है, तो सिरिल बर्ट के अनुसार 85 से कम वाले जो हैं उसको हम लोग पिछड़ा बालक के रूप में जानते हैं। प्रश्न 21 देखते हैं, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं या, तो ऑप्शन 4 दिए, देखो, अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सत्य धारणा है, या उपरोक्त सभी है। तो इसका जो प्राय लड़कियों की बात कर रहा है, तो लड़कियों की बात कर रहे हैं तो लैंगिक मतलब कि जेंडर विशेष की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको ध्यान, सही उत्तर होगा भी, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। ऐसा सोच है आपका कि लड़कियां गणित में वो कमजोर होती है, ऐसी धारणा है, क्योंकि लैंगिक पूर्वाग्रह की बात कर रहा है। तो प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं या लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है। अध्ययनों से पता चला है कि लड़कियों और लड़कों के बीच गणितीय क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। यह धारणा लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक अपेक्षाओं से उत्पन्न होती है। लैंगिक पूर्वाग्रहों से बच्चे का लिंग कुछ भी हो, गणित और विज्ञान के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, है ना। तो गांव में जब बोला लड़की है मैथ लेके क्या करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी एक सोच है ना, लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, क्योंकि आप जैसा देखते हैं आपका पूर्वज जो करते आए हैं, बोलते हैं लड़की है घर का काम करेगी, ये कहाँ पढ़ाई लिखाई करेगी, गणित उड़ित नहीं आता है, तो इसलिए लैंगिक पूर्वाग्रह लिया गया। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में कोई समानता नहीं है, बल्कि प्रोत्साहन किया जाए, उनको समझाया जाए, मोटिवेशन किया जाए कि लड़की और लड़का में कोई अंतर नहीं होता है, शिक्षा सबके लिए समान है और सबके IQ लेवल बराबर होते हैं, बशर्ते ये कि उसको आपको संजो के रखना होगा, अपने आप को समझाना होगा, समझना होगा, और किसी भी चीज़ों को देख के, सीख के, समझ के अपने अंदर एक प्रारंभिक या फिर ये कहे मोटिवेशन या सकारात्मक सोच सार्थक करना होगा। ठीक है। प्रश्न 22 से, प्रतिभाशाली बालकों में निम्नलिखित विशेषता होती है। तो प्रतिभाशाली जो बालक है, जो ज़्यादा समझदार है, अच्छा है, प्रतिभान है, उसके लिए बोल रहा है कि कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, बोला अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लक्ष्य से अधिक, और विस्तृत शब्दकोश, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी होगा, क्योंकि एक बुद्धि लब्धि बालक में तीनों क्षमताएं, योग्यताएं निहित होती हैं, पाई जाती हैं, पारंगत होती हैं। तो अधिगम महत्वाकांक्षा का क्या मतलब है कि वे अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों को लेकर उच्च लक्ष्य रखते हैं, वे चुनौतियों का सामना करने और कठिन कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं, वे अपनी सफलता के लिए कड़ी मेहनत को तैयार होते हैं। इसमें ये होता है कि बच्चा अपने आप को ऐसा नहीं कहता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, वो प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है कि मेरे को नया टास्क पूरा करना, नई चीज़ सीखने को मिलेगा, मैं इसको कर लूँगा। उसके अंदर एक सकारात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा है बुद्धि लब्धि IQ, जो टर्मन की बुद्धि लब्धि के अनुसार यहाँ पे ये बताया गया 110 से अधिक है ना। अधिकांश प्रतिभाशाली बच्चों का IQ 110 से अधिक होता है। जिसका IQ 100 से अधिक है, वे तर्क करने, समस्याओं को हल करने और नई चीज़ों सीखने में कुशल होते हैं। जैसे बुद्धि लब्धि देखते हैं IQ लेवल, किसी की जानकारी, समझदारी और उसके जो सोचने की प्रवृत्ति, उसकी जो एक्टिविटी या फिर उसके जो क्षमता को देख के एक बुद्धि लब्धि का एक रेस्क्यू निकाला गया है। IQ लेवल को देख के उसकी क्षमताओं को निकाला गया है। तो 100 से अधिक जितने में है उसमें ये सब चीज़ें निहित होती है, इसलिए भी सही होगा ऑप्शन। अब हमारा तीसरा ऑप्शन है विस्तृत शब्दकोश, उसके पास अपनी उम्र के हिसाब से बहुत अधिक शब्दों का ज्ञान होता है, वे जटिल शब्दों का उपयोग करने और समझने में सक्षम होते हैं। वैसे जटिल किसी भी चीज़ों को कहने, समझने, सोचने की एक अच्छी तार्किक बुद्धि होती है। बच्चा किसी भी चीज़ को समझने में या फिर उसके अच्छा शब्दकोश उपयोग कर सकता है ना। वो अलग बात है कि आपने उसको किस परिवेश में रखा है, कैसा रखा है, लेकिन बच्चे के अंदर सोचने की शक्ति और जो शब्दों की जो शब्दकोश भंडारण है बहुत अच्छा है, और बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख के कुछ अच्छा शब्दों का प्रयोग कर सकता है वहाँ पे, इसलिए इसको यहाँ पे लिया गया है। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 23, सृजनवाद में ऑप्शन 4 सृजनवाद मतलब सृजित करना। शब्दों को समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए सृजनवाद से क्या समझते हैं, सृजनवाद क्या है, तो सृजित करना। तो इसकी सृजनवाद एक सकारात्मक पहलू की बात कर रहा है। देखते हैं क्या है ऑप्शन में। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निश्चित रूप से, बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। जी नहीं, सृजनवाद में मतलब निष्क्रिय नहीं होगा, क्योंकि वो एक्टिवेट है, वो एक्टिव है, तो निष्क्रिय नहीं होगा, एक उसको खारिज कर दिया जाएगा, है ना। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है। जी नहीं, शिक्षा शिक्षक केंद्रित नहीं होती, शिक्षा बाल केंद्रीय होती है। ठीक है, ये भी खारिज कर दिया, शिक्षा बाल केंद्रित होती है ना। ऑप्शन सी है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है। हाँ, ये सही है। शिक्षा व्यवहारवादी होती है, भी गलत है। तो प्रश्न इसका ऑप्शन होगा सी, शिक्षा बाल केंद्रित होती है। बाल केंद्रित शिक्षा सृजनवाद के शिक्षा के दर्शन का सबसे सटीक वर्णन करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सृजनवाद विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग कर बच्चों की उनकी रचनात्मक क्षमता को विकसित करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ये भी इसका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 24 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे की संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए
उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए। जी नहीं, पढ़ने को आप मत कहिए, बच्चों की कक्षा में अच्छे अंक आए ये भी नहीं, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए तो इसका ये भी नहीं। देखिए श्री क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चों को संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे होंगे, तो इसका जो सही ऑप्शन बैठ रहा है, सटीक उत्तर बैठ रहा है वो है ए होगा। ए इसलिए होगा कि जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाता है और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाता है तो वह सुरक्षित और प्यार महसूस करता है। यह उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और स्वस्थ तरीके से अपने निपटने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सामाजिक कौशल विकसित करने और दूसरे के साथ स्वस्थ संबंध बनाने की भी उसकी मदद करता है। बच्चे को जब प्यार, समर्थन और सम्मान दिया जाता है तो वह स्वस्थ तरीके से सीखने और पढ़ने में सक्षम होता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे कि बच्चे में अच्छे चरित्र के निर्माण। प्रश्न 25 देखेंगे हम, बच्चे में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या ऑप्शन सटीक बैठता है, देखते हैं क्या है ऑप्शन में, है ना। पाठ्य पुस्तक में चरित्र निर्माण संबंधित पाठ होने चाहिए, है ना। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्षा का गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिले। और डी है ना, महापुरुषों के जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही बैठ रहा है, इसलिए सी बैठ रहा है कि बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए सबसे प्रभावी विकल्प सी, यानी कि कक्षा का गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ऐसा वातावरण हो जाएगा तो बच्चा निश्चित रूप से उस परिस्थिति में ढल जाएगा और एक अच्छे निर्माण की कल्पना करने लग जाएगा ना। कक्षागत गतिविधियां बच्चों को नैतिक दुविधाओं का सम्मान करने के लिए उनसे निपटने का अवसर प्रदान करता है। सहयोग, सामाजिक कौशल और नेतृत्व जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल विकसित करने में भी मदद करती है। दूसरा चीज ये है कि बच्चों को नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सी। प्रश्न हम 26 देखेंगे कि भारत के शैक्षिक इतिहास में कितने प्रश्न 26 देखेंगे कि भारत के शैक्षिक विकास में कितने, यानी कि भारत के शैक्षिक इतिहास में कितने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधित बिल, धारा सभा, इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया है। ठीक है, क्या बोलता है कि किसने किया है, किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है कपिल सिब्बत, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो गोखले ने क्यों किया है, वो कब किया है, देखते हैं कि भारत के शैक्षिक इतिहास में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधित बिल इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था और वो संविधान के 86वें संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। यह संशोधन 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। जो आरटी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, आरटी के हिसाब से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान के लिए 2002 में गोपाल कृष्ण गोखले ने संविधान के 86वें संविधान संशोधन में इसको 2002 में इसको इसे ऐसा दिया गया है इसमें। ठीक है, प्रश्न 27 से मूल्यांकन से अभिप्राय है। मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, और डी है स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो इसका जो सही उत्तर सटीक बैठ रहा है वो सी है, यानी कि छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना है। मूल्यांकन हम करते हैं किसी बच्चे का तो हम देखते हैं कि उसकी जो सफलता कितना प्रतिशत सफल हो पाया है द्वारा, मतलब कक्षा के द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों के हिसाब से कितनी वो चीज़ों को अर्जित कर पाया है, कितना सफल हो पाया है और कितना असफल हो पाया है, कैसे समझने में क्या कठिनाई हो रही, सब चीज़ों को देखने के। इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा, यानी मूल्यांकन का अर्थ छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना है। क्यों अध्ययन करना है कि शिक्षा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि छात्रों ने क्या सीखा है और वे पाठ्यक्रम के लक्ष्यों को कितनी अच्छी तरीके से प्राप्त कर पाए हैं और कितना समझने में कारगर है वो पढ़ाया हुआ चीज़ें। फिर यह मूल्यांकन छात्रों को ताकत और कमजोरियों को भी उजागर करता है कि शिक्षकों को अपनी शिक्षण विधि सुधार करने में मदद करे। जैसे बच्चा नहीं समझ पा रहा है आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है, उसमें समझदारी ही आना सफल ही नहीं हो पा रहा है, तो इसको छात्रों को पढ़ाने के लिए और शिक्षक नई नई तकनीकों का उपयोग करेगा ताकि उसको आसान भाषा में, आसान शब्दों में उसके जो मातृभाषा के रूप में या फिर मॉडल के रूप में उसको समझाएगा, बचाएगा, ताकि बच्चा निहित होकर, यानी कि सकारात्मक रूप से सरल भाषा में, सरल शब्दों में चीज़ों को सीखने और समझने में सहायक कारगर होगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे कि बेसिक शिक्षा के, है ना, प्रश्न 28 देखेंगे कि बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया। देखते हैं किस पाठ्यक्रम में बल दिया है कि नृत्य कला केंद्रित, हस्तकला केंद्रित और पुस्तकालय केंद्रित और संगीत कला केंद्रित। तो आपको ध्यान होगा कि बुनियादी शिक्षा के लिए
है ना। बेसिक शिक्षा के लिए उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने हस्तकला के लिए प्रोत्साहित किया है कि बच्चे को स्कूल के साथ साथ उसको हस्तकला भी दिया जाए, ताकि बच्चा चीज़ों को सीख सके, अपनी आजीविका बना सके, है ना। तो आपने देखा होगा चरखा जो था, गांधी जी सूत काटने वाला काम जो करते थे, खादी का जो महत्वपूर्ण चल रहा है रोज, आज हमारा देश स्वदेशी दिवस मना रहा है, स्वदेशी अपनाने की बात कर रहा है, तो यही गांधी जी ने इसी के लिए बात करा, हस्तकला केंद्रित के लिए। पर ऑप्शन इसका बी होगा। बी इसलिए होगा क्योंकि महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में हस्तकला केंद्रित को बहुत महत्व दिया था। उसका मानना था कि हस्तकला शिक्षा का एक अभिन्न अंग होती है। गांधी जी ने पुस्तक ज्ञान को भी महत्वपूर्ण माना था, लेकिन उसके साथ साथ उनका मानना था कि हस्तकला शिक्षा को व्यवहारिक जीवन को जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए। हस्तकला के माध्यम से वे छात्र आत्मनिर्भर बन सकते हैं, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, रचनात्मक विकसित कर सकते हैं, शारीरिक श्रम का महत्व समझ सकते हैं और भारतीय कला और संस्कृति में परिचित हो सकते हैं। आपको ध्यान होगा जब हम स्कूल में पढ़ते थे, आप हम सभी ने स्कूल में पढ़ा रहा होगा, है ना, 5वीं से 8वीं तक के बच्चों को एक, जब परीक्षा खत्म हो जाने के बाद लास्ट में एक क्लास लगता था या एक पेपर होता था हस्तकला का, या फिर गांव में जब आप अध्ययन किए रहे होंगे, शहर में भी किए होंगे, हस्तकला का एक क्लास होता था, यानी कि हस्तकला का एक परीक्षा होता था, जिसमें बच्चे को ये तरह तरह की एक्टिविटी बनाने के लिए दे दिया जाता है कि देखिए हस्तकला होगा, अपने हाथ से बनाए हुए चीज़ों को अपने आसपास के बाद चीज़ों के हिसाब से अपने आप आसपास जो जो घटित हो रही हो, या ऐसी कोई चीज़ें या फिर ऐसी कोई वस्तुओं का सहायता लेके आपने उसको हस्तकला को प्रोत्साहित करके आपको एक हस्तकला जमा करना होगा। परीक्षा आपका एक हस्तकला का एक परीक्षा होगा, जिसमें आप घर से बनाए हुए चीज़ों को यहाँ लाके आपको हस्तकला के रूप में देना होगा। तो गांव में बहुत सारे ऐसे लोग थे, कोई फूल का गुलदस्ता लेके आता था, कोई झाड़ू लेके आता था, कोई नया नया प्रोजेक्ट बना के लाता था, है ना। तो इन सब चीज़ों को इसीलिए दिया जाता था। तो हम लोग उस समय नहीं समझ पाते थे, तो कोई गिलास खरीद के ले आता था, कोई रेडीमेड चीज़ें ले आता था। तो इसलिए गांधी जी का ये मानना था कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ हम अगर हस्तकला का भी दे दें व्यवस्था, तो ये इन सब चीज़ों को उसके अंदर ये चीज़ें निहित, हस्तकला जब वो व्यवस्थित करेगा, हस्तकला के लिए अग्रसर होगा, तो उसको व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करेगा उसमें, है ना, उसके बारे में जान पाएगा, रचनात्मक विकसित होगा कि भाई वो झाड़ू बना ले रहा है, वो एक नया डिजाइनिंग बना ले रहा है, नया कुछ चीज़ें आसपास की चीज़ों को जो जोड़ के एक चीज़ नया मॉडल बना दे रहा है ना। और उसमें शारीरिक श्रम भी होगा है करने का, जैसे बहुत सारे आजकल मॉडल चार्ट्स आ रहे हैं जो हाथ से बनाया जा रहा है, तो इसके लिए भी उन्होंने जोर दिया था। ठीक है, फिर एक प्रश्न 29 देखेंगे हम कि छात्रों को ठीक शाबाश बहुत अच्छा कहना है। छात्रों को ठीक शाबाश बहुत अच्छा कहना है, क्यों कहना है? कि शाब्दिक पुनर्बलन है, अशाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है या नकारात्मक शाब्दिक, जैसे, तो इसका जो सही उत्तर होगा सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, क्योंकि छात्र इसलिए पुनर्बलन है क्योंकि छात्रों को ठीक शाबाश बहुत अच्छा कहना सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। जब किसी वांछित व्यवहार को पुरस्कार या सकारात्मक प्रक्रिया के साथ मजबूत किया जाता है तो उसे सकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। ठीक शाबाश बहुत अच्छा कहना छात्रों के अच्छे व्यवहार या प्रयासों की सकारात्मक पुष्टि करता है या उन्हें भविष्य में उसी तरह के व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब आपने ध्यान दिया होगा स्कूल में जब बच्चे प्राइमरी लेवल में रहते होंगे, मिडिल लेवल में रहते होंगे, तो शिक्षक कोई काम दिया रहता है, कोई सवाल दिया जाता है, कोई क्लास वर्क दिया रहता है, तो बच्चे भारी खुश होकर उस समय स्लेट में बना के कॉपी में लिख के लेके आते थे कि सर मैं ये बना लिया। तो शिक्षक जब उसको चेक करता था तो सही होता था तो शाबाश गुड लिख देता था, शाबाश। तो उस समय बच्चा बहुत खुश होता था, यार सर मेरे को आज शाबाश बोले हैं, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं आगे भी करूँगा तो सर मेरे को शाबाश बोलेंगे, गुड देंगे, वेरी गुड देंगे। तो हमको बहुत उसमें आनंद उत्साहित होता था, हमको खुशी मिलता था उस समय, हम बहुत खुश होते थे, प्रसन्न होते थे, हैं। अब हम जब स्कूल में बच्चों को बोलते थे, हमारे जो क्लास मित्र को बोलते हैं, बच्चा बोलता था कि देखो भाई मैं तो अच्छा बना लिया हूँ, सर मेरे को शाबाशी दी है, पीठ थपथपाए हैं। ठीक उसी प्रकार कॉपी में अगर लिख दिया जाता था गुड शाबाश, तो घर में जाके हम माता पिता को या अपने भाई बहन को या फिर दादा दादी को दिखाते, दादाजी देखिए 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 ये हमको आज हमारे मिस ने, हमको आज हमारे सब ने वेरी गुड लिख के दिया है, शाबाश किया है, तुम बहुत अच्छा करते हो, तुम अच्छा सीखते हो, इसलिए स्कूल लेके यहाँ पे इस बात को कहा गया है। प्रश्न 30 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य, तो आपको प्रश्न को समझना होगा। श्रव्य मतलब सुनना और दृश्य मतलब देखना, यानी कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां में वो 2 इंद्रियां, हमको इस 2 इंद्रिया के बारे में बात कर रहा है कि कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्रियां हैं जिसको हम पहचान सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है, छात्रों में सृजन उत्पन्न करना है, छात्रों को क्रियाशील बनाना है, विषय वस्तु से अरुचि उत्पन्न करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 4 को छोड़ के बाकी 1 2 3 हो जाएगा। 3 इसलिए हो जाएगा क्योंकि श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, छात्रों को सीखने में सक्रिय
रूप में भाग लेने, उनकी सृजनात्मकता को बढ़ाने और जटिल अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। सर्वदृश्य सामग्री के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं या फिर हैं, ये कह देते हैं हम कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना है, छात्रों को क्रियाशीलता बनाना है। आपको ध्यान होगा सर्वदृश्य सामग्री में टेलीविजन भी होता है, कंप्यूटर भी होता है और जो तरह तरह की जो चीज़ें होती हैं ऑडियो विजुअल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ कार्टून हो सकता है, बच्चे को बहुत प्यारा होता है कार्टून दिखना। अगर घर में आपके घर में अगर बच्चे होंगे तो बच्चे जब टीवी के पास बैठते होंगे तो मम्मी पापा दादा दादी जब कोई सीरियल या कोई वेब सीरीज या मूवी देखते होंगे तो बच्चा वहाँ पहुँच के रिमोट गलती से ढूंढ लेता है और ले जाने के बाद वो क्या लगा देता है, कार्टून लगा देता है। तो बच्चा इन सब चीज़ों से सीखता है, अच्छी चीज़ों को लेके आता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा 1, 2 और 3। अब इसी के साथ हमारा जो द्वितीय भाग है, द्वितीय भाग हमारा अंग्रेजी नहीं, द्वितीय भाग हमारा हिंदी है। तो हिंदी में वो पहला प्रश्न जो है 31 से 35 प्रश्न यानी कि 5 प्रश्न की बात किया, तो वो गद्यांश के रूप में बात किया। तो गद्यांश को कह रहा है कि गद्यांश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो गद्यांश को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो प्रश्नों को हम 2 बार से 3 बार अच्छे रूप से पढ़ लेंगे, रिपीट करके पढ़ लेंगे, समझदारी के साथ पढ़ लेंगे। तो देखते हैं, हम भी पढ़ते हैं क्या कहता है कि वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया है। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और विनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब इन सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश का पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शास्त्र बनाने लगे हैं। इस हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों और अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसे जो सशस्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निःशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही है। शस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसी के कारण आज इतने उन्नत मतलब नए तकनीकी के शस्त्र बन गए हैं, जिसके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न यानी कि दिखाई पड़ रहा है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इस प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। तो ये जो पैसेज है यानी कि गद्यांश है, ये विभिन्न देशों के बारे में बात कर रहा है। विभिन्न देशों में जो तरह तरह की जो तकनीकी अपनाई जा रही है, लड़ाकू विमान या शस्त्र बनाए जा रहे हैं, ताकि कभी भी एक देश दूसरे देश पे हमला करे तो ये जो शस्त्र इनके पास रहेंगे तो कम समय में अधिक से अधिक क्षति पहुंचाने में या फिर अपनी शक्तिशाली बल को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि अपने आप को बलशाली देश बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, जो कई ठिकानों में, पाकिस्तान के कई ठिकानों में बंकरों में ये जो जेट विमान के माध्यम से ये जो हमला किया गया था, तो इसी के बारे में ये बात कर रहा है। तो प्रश्न हम देखते हैं इसका 31 के गद्यांश का मूल कथन क्या है। तो इस गद्यांश का मूल कथन क्या है कि निःशस्त्रीकरण और विश्व शांति है ना। उपयुक्त गद्यांश का मूल कथन निःशस्त्रीकरण विश्व शांति की बात कर रहा है। प्रश्न 32 है, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा अमेरिका की विजय ने। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार अमेरिका की विजय ने सभी देशों को भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा दी। प्रश्न 33 से एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है बी है, जापान की अजय शक्ति की पराजय से। जापान की अजय शक्ति की पराजय से इसका क्या हुआ? अनुभव प्राप्त हुआ है ना। प्रश्न 34 है, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पारंपरिक भय के कारण, क्योंकि कौन देश कब किसको ठोक देगा, इसलिए अपनी आत्मशक्ति, आत्मरक्षा, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने आप को सशक्त बनाने के लिए इसको किया जा रहा है। प्रश्न, बड़े बड़े आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? तो पारंपरिक भय के कारण बड़े बड़े देश आधुनिक बन गए हैं। प्रश्न 35 है, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं
क्योंकि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं, क्योंकि आधुनिक हथियारों के प्रयोग के कारण अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। ठीक है, इजरायली और हमास ये सब का युद्ध आपने देखा ही होगा, इसलिए इसमें ही बोल रहे हैं। प्रश्न 36 देखते हैं हम। प्रायः निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं, उपरोक्त वाक्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा होगा। तो इसका जो मुहावरा में 4 ऑप्शन दिए हैं, बहती गंगा में हाथ धोना, पांव जमीन पर न रखना, नाले पे दहला मारना, 2 नावों पर पांव रखना। तो क्या बोलता है, प्रायः निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं, उपयुक्त वाक्य है ना, कि प्रायः निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में जो निर्दलीय प्रत्याशी रहते हैं, बोल रहा है जो प्रायः निर्दलीय प्रत्याशी रहते हैं, किसी जब चुनाव आता है तो किसी सत्तारूढ़ पार्टी कोई बड़ा पार्टी में जाके वो लोग सम्मिलित होकर उसका लाभ उठा लेते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं, तो उस पार्टी का भी फायदा उठा लेते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं। निर्दलीय कोई चुनाव लड़ा है कोई व्यक्ति, और वो चुनाव लड़ने के बाद, या फिर निर्दलीय कोई व्यक्ति है जो निर्दलीय व्यक्ति है जिसको कोई नहीं जानता है, कोई पार्टी नहीं है विशेष, वो व्यक्ति किसी पार्टी में जाके चुनाव लड़ लेता है और जीत जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं। इस मुहावरे का उपयोग जो वो होगा सर्वाधिक उपयोग बहती गंगा में हाथ धोना। जैसे हाल ही में आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी ऐसी घटना हुई हैं, है ना। जैसे ओपी चौधरी जी जान रहे पूर्व IAS थे, जिन्होंने पहले उन्होंने IAS की पढ़ाई की, IAS पढ़ाई करने के बाद कलेक्टर का जॉब किया। कलेक्टर का जॉब करते करते वो क्या किए, पहले वो ये ध्यान दिए कि मेरे को चुनाव लड़ना है, तो जल्दी से क्या किए, बीजेपी ज्वाइनिंग करके चुनाव लड़ लिए और चुनाव जीत भी गए। तो इसको बोलते हैं बहती गंगा में हाथ धो लेना। ठीक है, या फिर ये कहें कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में आप देखें कि जो हमारे जो सांसद हैं वो माननीय श्री चिंतामणि महाराज जी, सबसे पहले क्या थे, वो पूर्व में कांग्रेस में थे, है नहीं, पूर्व में बीजेपी में थे, बीजेपी में टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में गए, कांग्रेस में 2 बार से विधायक बने के बाद फिर से बीजेपी में उनको टिकट नहीं मिला, तो फिर कांग्रेस में उनको टिकट नहीं मिला, तो फिर वो बीजेपी में आने के लिए प्रक्रिया अपनाए। तो उन्होंने बोला कि भाई आपको हम सांसद का चुनाव लड़ाएंगे, तो इस पार्टी में ज्वाइनिंग कर लिया, सांसद का चुनाव लड़ लिए। जो विधायक में जीतने के पावर में नहीं थे, लेकिन वो उनको टिकट मिल गया सांसद से बीजेपी की तरफ से, तो मोदी की गारंटी और मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने सांसद का चुनाव जीत लिया, इसलिए इसको बोला गया है कि बहती गंगा में हाथ धोना, ये इसका सही उपयुक्त होगा। प्रश्न 37 देखेंगे हम, अनुरोध। प्रश्न 37 देखेंगे हम, अनुरोध। प्रश्न 37 देखेंगे हम, अनुरोध आग्रह शब्द युग में, अनुरोध का अर्थ होता है। अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ, अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विधान एक पूर्व की योजना। बोल रहा है, अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनय। अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना, जो आग्रह का आशय होगा। ऑप्शन देखते हैं, 4 दिए हैं। अधिकार भावना से अद्भुत याचना, अधिकार भावना से सहृदय याचना करना, अधिकार भावना को स्वीकार करना, अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा बी, अधिकार भावना से सहृदय याचना करना। अनुरोध आग्रह शब्द का जो सही बैठ रहा है वो, युग में अनुरोध का अर्थ है विनय पूर्वक याचना करना, तथा आग्रह का आशय अधिकार भावना से सहृदय याचना करना है। प्रश्न 38 देखेंगे हम, चांद का मुंह टेढ़ा है कि लेखक हैं। एक ये गद्यांश है या कोई कविता है या कोई कहानी है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है कि लेखक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है गजानन माधव मुक्तिबोध है। ठीक है, तो ये जो लिखे हैं इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, यशपाल है, नागार्जुन है, गजानन माधव मुक्तिबोध है या अमृत राय है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है गजानन माधव मुक्तिबोध है, क्योंकि चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य है। ये काव्य की रचना के लेखक जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी है। इनकी अन्य रचनाएं निम्न है, अंधेरे में, विपात्र, कामायनी, एक पुनर्विचार, काठ का सपना और ब्रह्म राक्षस का शिष्य आदि। यही है इसका सही उत्तर। प्रश्न 39 देखेंगे यानी 39 देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा है, उर्वशी, रेणुका, रसिमरथी, स्वर्णधूलि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्वर्णधूलि नहीं है। उपयुक्त विकल्पों में स्वर्णधूलि जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, न कि रामधारी सिंह दिनकर जी की है। जबकि उर्वशी, रेणुका
रश्मि रथी, हुंकार, नीम के पत्ते आदि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत जी की अन्य रचनाएं हैं ग्रंथि, गुंजन, गाम्या, स्वर्ण किरण, लोकायतन, चितंबरा, सत्यकाम इत्यादि हैं। प्रश्न 40 देखेंगे हम कि धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं। धातु में अगर कोई धातु में प्रत्यय जोड़ देते हैं, है ना, प्रत्यय जोड़ देते हैं या तो कोई शब्द आया है संस्कृत से उसको सामने जोड़ दिया जाता है, उस शब्द को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो विशेषण बोलते हैं या कृदंत बोलते हैं या क्रिया बोलते हैं या तदीप्तांत बोलते हैं। तो जो सही उत्तर हो जाएगा, धातु में अगर प्रत्यय जोड़ दिए, धातु के सामने कुछ जोड़ दिए, प्रत्यय जोड़ दिए, तो वो कृदंत बन जाएगा, है ना। क्रिया या धातु के क्रिया या धातु के अंत में, क्रिया या धातु के अंत में, ठीक है, प्रत्यय यानी कि बाद में जोड़ा जाता है, समझ रहे हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से उपसर्ग पहले जोड़ा जाता है, प्रत्यय बाद में। तो जैसे, है ना, प्रकृति, जैसे क्या बोलते हैं, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले, क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उसके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया रूप देते हैं, इसमें संज्ञा और विशेषण बनते हैं। ठीक है, ठीक है। गरीब धन ई बराबर गरीबी। ठीक है, प्रश्न हम 41 देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द हैं, तत्सम और तद्भव, अगम, आश्रय, अवगुण, स्नेह। तो उपयुक्त विकल्प में से अगम जो है तद्भव शब्द है, अगम। उपयुक्त विकल्प तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द पहले आता है, तद्भव तत्सम को बदल के तद्भव होता है। अगम्य को अगम बोलते हैं, आश्रय को आश्रा बोलते हैं, अवगुण को अवगुण बोलते हैं और स्नेह को नेह बोलते हैं। प्रश्न 42 से हरियाली है। हरियाली क्या है भाई? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, विशेषण संज्ञा है। तो हरियाली जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक क्योंकि हम भाव व्यक्त कर रहे हैं, कोई फसल लगा हुआ है उसकी भाव को बता रहे हैं कि हरियाली है ये, है ना। फसल का नाम ले लेते तो जाति हो जाता है ना। हरियाली भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण और दोष, है ना, जिस संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण दोष अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, सुंदरता, बचपन, उसकी भाव को व्यक्त करता है, यही है भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बुढ़ापा है, जड़ता है, घटना है या दया है। पुल्लिंग शब्द उपयुक्त विकल्पों में से बुढ़ापा जो है पुल्लिंग शब्द है, जबकि जड़ता, घटना तथा दया स्त्रीलिंग शब्द है ना। बुढ़ापा जो है पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न 44 देखेंगे हम। कौन सा शब्द अवयव नहीं है? कौन सा शब्द अवयव नहीं है? आज, कल, इधर, किसे। तो उपयुक्त अवयव नहीं है। उपयुक्त विकल्पों में से अवयव जो नहीं है वो है डी यानी कि किसे। उपयुक्त विकल्प में किसे अवयव शब्द नहीं है। अवयव ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वे अवयव कहलाते हैं। जैसे आज, कल, इधर, उधर आदि। ठीक है, इसलिए किसे जो है वो अवयव नहीं है। प्रश्न 45 देखेंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है अत्यंत है, आजकल है, कदाचित है या बाहर है। तो जो सही उत्तर है वो कदाचित है, यानी कि सी। कदाचित जो है रीतिवाचक संज्ञा विशेषण है। कदाचित जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में बताते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अचानक, सचमुच, शायद आदि, यही रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। प्रश्न 46 से गुणाकेश का संधि विच्छेद है। प्रश्न 46 से गुणाकेश का संधि विच्छेद है। कौन सा सही देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है गुणा धन केश, ऑप्शन बी बोलता है गुणाके धन ईश, ऑप्शन सी बोलता है गुणाका धन ईश और ऑप्शन डी बोलता है गुण धन आकेश। इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि गुणाका धन ईश, है ना। गुणाका धन ईश बराबर गुणाकेश। का में ई जाएगा तो ए बन जाएगा। ठीक है, आ प्लस ई बराबर ए होता है। ठीक है, तो गुणाकेश। गुणाकेश का संधि विच्छेद गुणाका धन ईश होगा। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। गुण संधि बोलता है यदि अ या आ के बाद ई या ई या ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ तथा अर हो
जाते हैं। जैसे महाधन ईश बराबर महेश, नरधन ईश बराबर नरेश, ज्ञान धन उपदेश बराबर ज्ञानोपदेश, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। प्रश्न 47 देखेंगे हम। निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन सी है? निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन सी है? लोकोक्ति के बारे में बोल रहा है। तो आसमान पर थूकना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गुलर का फूल जाना, फूल होना, या कोड़ के खाज होना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही लोकोक्ति है। उपयुक्त विकल्पों में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे लोकोक्ति है। इसका अर्थ अपराध करने पर लज्जित होने के बजाय अकड़ दिखाना होता है। अन्य मुहावरे एवं उनके अर्थ, मुहावरा है, बाकी मुहावरा है आसमान पर थूकना, महापुरुषों का निरादर करना, गुलर का फूल होना यानी दुर्लभ होना, कोड़ के खाज होना यानी संकट पर संकट आना। प्रश्न 48 है। प्रश्न जो है हमारा 48 यानी कि 48 है। निर्विवाद में समास है। निर्विवाद में समास है तो देखते हैं कर्मधारय समास है, अवयवी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है। तो निर्विवाद में जो है अवयवी भाव समास है, यानी कि ऑप्शन बी है। अवयवी भाव समास क्या होता है कि वह समसामयिक पद जिसका प्रथम पद अव्यय हो तथा वह प्रधान हो और समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करता हो, अवयवी भाव समास कहलाता है। जैसे आजन्म, निर्दोष, भरपेट, यथासंभव आदि। प्रश्न 49 है। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण। प्रश्न 49 है। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कौन कौन सा है देखते हैं। एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर, वक्रतुंड। तो इसका सही उत्तर होगा वो आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि उपयुक्त विकल्पों में आत्मनिर्भर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास वह समासिक पद जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह का लोप हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर, वनवास, वन में वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। प्रश्न 50 है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है ना। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है, जैसे नारियल, उपरोक्त, तुरंत, आलस्य। तो तत्पुरुष शब्द जो है वो संस्कृत से आए, तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत से ज्यों के त्यों आए होते हैं। तो उपयुक्त विकल्पों में आलस्य जो है तत्सम शब्द है। आलस्य का आलस होता है, नारिकेल का नारियल होता है, त्वरित का तुरंत होता है, उपयुक्त का उपरोक्त होता है। तो संस्कृत से आए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत से आए बिना कोई परिवर्तन के जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द हैं। प्रश्न 51 देखेंगे हम। जो किसी बात की उक्ति को तुरंत सोच ले, जो किसी बात की उक्ति को तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द होगा। प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्ममति, बुद्धिमान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, यानी कि जो किसी बात की उक्ति को तुरंत सोच ले उसके लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति होगा। प्रश्न 52 है। प्रश्न 52 है। प्रश्न जो है 52 है। प्रश्न 52 है। प्रागैतिहासिक का अर्थ है। प्रागैतिहासिक का अर्थ है वो क्या है? सभ्यता के विकास का इतिहास है, आदि मानव की संस्कृति है, लिखित इतिहास के बाद का है, या लिखित इतिहास के पहले का है। तो जो सही उत्तर होगा वो लिखित इतिहास के पहले का है। प्रागैतिक इतिहास जो है लिखित इतिहास के पहले का है। जैसे उपयुक्त विकल्पों में प्रागैतिहासिक का अर्थ लिखित इतिहास के पहले का होता है, जबकि अधोऐतिहासिक का अर्थ लिखित इतिहास के बाद का होता है। प्रश्न 53 यानी कि 53 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ? निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग में नहीं हुआ? ठीक है, बोलता है निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये विलोप कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि आयोग ने इसको स्टार दे दिया है, यानी कि उन्होंने ऑप्शन सही नहीं ढूंढ पाया है। बाकी सबका हम उपसर्ग का देखते हैं। जैसे अवसाद, ऑप्शन ए का अवसाद का उपसर्ग है उपसर्ग है। उन्नति का उपसर्ग है उत्थ उपसर्ग है। ठीक है, और सज्जन का उपसर्ग है सत उपसर्ग है, प्रहार का उपसर्ग है। तो इसमें बोल रहे उपसर्ग से नहीं हुआ है। तो जबकि जो ऑप्शन चारों दिए हैं सारों का उत्पत्ति जो है या निर्माण उपसर्ग से हुआ है। जैसे अवसाद का अ उपसर्ग है, उपसर्ग पहले लगता है ना। साध में अ लग गया तो अवसाद है ना, और उन्नति में उत लग गया तो उन्नति हो गया। सत में सज्जन जन में सत लग गया तो सज्जन हो गया। और
हार में प्र लग गया तो प्रहार हो गया, तो इसलिए इसको विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, जिसमें कोई शब्द ही नहीं है जिसका उपसर्ग में ना हो या उपसर्ग से शब्द ना बना हो। ठीक है, फिर बोलता है प्रश्न 54 देखते हैं। निम्नलिखित में प्रत्यय शब्द युक्त नहीं है। प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग पहले लगता है फिर प्रत्यय लगता है। प्रत्यय शब्द नहीं है, देखते हैं क्या बोलता है। ऑप्शन बोली, भाषा, पिपासा और अंकुर। तो उपयुक्त विकल्पों में अंकुर मूल शब्द है, इसमें इत प्रत्यय जोड़ने से अंकुरित शब्द बनता है। ठीक है, तो प्रत्यय बोलता है कि इसका जो सही उपसर्ग है, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पश्चात प्रयुक्त होकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। कुछ निम्न प्रत्यय इस प्रकार से हैं। ई प्रत्यय बोली, चिमटी, खांसी आदि। आप प्रत्यय भाषा, पिपासा, ठेला, पोता आदि। तो प्रत्यय लगा, जैसे बोल में ई लग गया, प्रत्यय लग गया तो बोली हो गया। भास में अगर आ प्रत्यय लग गया तो भाषा हो गया। पिपास में अगर आ प्रत्यय लग गया तो पिपासा हो गया। और अंकुर में अगर प्रत्यय लग जाएगा तो इत लग जाएगा तो अंकुरित हो जाएगा, इसलिए अंकुर शब्द में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। ठीक है, प्रश्न 55 देखेंगे हम। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द है। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द है तो वह कौन सा है? तो पहला है सादर, दूसरा है सावधान, तीसरा है स्वभाव और चौथा है समझदार। ठीक है, तो प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द है, प्रत्यय साथ लग रहा है ना। दिए गए विकल्पों में समझदार यानी कि समझदार में प्रत्यय युक्त शब्द है। जैसे समझ धन दार, प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक है, समझ में अगर दार लग गया तो प्रत्यय युक्त शब्द है। दार प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द हैं, जैसे असरदार, किराएदार, चौकीदार, मसालेदार इत्यादि। इसलिए ये सब इसका जो डी ऑप्शन सही है। प्रश्न 56 देखेंगे। निम्नलिखित शब्द प्रश्न हम 56 देखेंगे कि निम्नलिखित शब्द की सही वर्तनी। प्रश्न 56 देखेंगे, निम्नलिखित शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं, ज्योत्सना। निम्नलिखित शब्द की सही वर्तनी, सही वर्तनी को पहचानना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। तो देखते हैं, ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। पढ़ने में सब सही, लेकिन हमको शब्दावलों को देखना है कि कैसे लिखता है, लिखा कैसे है। तो उपयोग डी होगा इसका सही उत्तर। आधा ज, पूरा यो, आधा त, आधा स, फिर ना। तो ज्योत्सना यही उपयुक्त शब्द है। प्रश्न 57 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं, छपा, सशक, सरवरी, यामिनी। तो जो सही उत्तर होगा विकल्प, उपयुक्त विकल्पों में छपा, सरवरी तथा यामिनी रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि ऑप्शन बी यानी कि सशक जो है खरगोश का पर्यायवाची शब्द है। इसलिए यही ऑप्शन रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, यही शब्द सही है यानी कि बी। खरगोश का पर्यायवाची शब्द है खरहा, सशक, सस, ससा आदि। ठीक है, प्रश्न हम 58 देखेंगे। प्रश्न हम 58 देखेंगे, निषिद्ध शब्द का विलोम। प्रश्न 58 देखेंगे, निषिद्ध शब्द का विलोम है। तो निषिद्ध का विलोम जो है, निषिद्ध का विहित हो सकता है, संदिग्ध हो सकता है, अनुपयोगी होता है, प्रतिबंधी होता है। निषिद्ध का जो सही उत्तर होगा वो विहित होगा। उपयुक्त विकल्प निषिद्ध शब्द का विलोम विहित होता है। जैसे बाकी का देखते हैं, संदिग्ध का असंदिग्ध होगा, अनुपयोगी का उपयोगी होगा और प्रतिबंधित का अप्रतिबंधित होगा। ठीक है, प्रश्न 59 यानी कि 59 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि का पर्यायवाची क्या हो सकता है? देखते हैं, पीयूष, पावक, अंबर या मयंक। तो अग्नि का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है पावक। उपयुक्त विकल्पों में पावक अग्नि पर्यायवाची शब्द है। अब सभी का देखते हैं पर्यायवाची शब्द। अग्नि का क्या पर्यायवाची शब्द बोल रहा है? अग्नि का पावक, अनल, ज्वाला, सूची आदि। चंद्रमा का क्या है पर्यायवाची शब्द? मयंक, चंद्र, शशि, राकेश, सुधाकर आदि। आकाश का क्या पर्यायवाची शब्द है? अंबर, नभ, गगन, फल आदि। अमृत का क्या पर्यायवाची शब्द है? अमृत का क्या पर्यायवाची शब्द है? सुधा, पीयूष, सोम, अभी, अमीय आदि। ठीक है, ठीक इसी प्रकार निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है?
ठीक है, सर्वाधिक सही है। तो देखते हैं, पहला है यद्यपि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। सर्वाधिक वाक्य को बोल रहा है, कौन सही, देखते पढ़ते हैं। यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ। ठीक, यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ। फिर बोलता है यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ। फिर है डी, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। दिए गए वाक्यों में यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ शुद्ध वाक्य है, क्योंकि यद्यपि के साथ सदैव तथापि शब्द आता है, अन्य वाक्य गलत है। इसका सही उत्तर होगा डी। अब हम अंग्रेजी भाग है, इंग्लिश भाग है, उसको देखेंगे, है ना। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 61 से 65, है ना। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फॉर्म द गिवन ऑन फॉर फिलिंग इन द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस की बात कर रहा है 61 से 65। तो पढ़ते हैं, द थीफ fill in the blanks run away before the police come। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सी, यानी कि हेड। उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान में हेड का प्रयोग होगा, क्योंकि जब दो सेंटेंस बिफोर से जुड़े हो तो जो कार्य पहले हुआ हो उसे पास्ट परफेक्ट तथा जो कार्य बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। करेक्ट सेंटेंस होगा द thief had run away before the police come। प्रश्न है 62, I know the man in the blanks wrote this letter। इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, ये यानी कि हु। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान में हु का प्रयोग होगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है। करेंट सेंटेंस है आई नो द मैन who wrote this letter। प्रश्न 63 है fill in the blanks dog is a faithful animal। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान में ए का प्रयोग होगा, क्योंकि आर्टिकल ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना, डॉग के लिए किया जा सकता है। करेक्ट सेंटेंस है ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। प्रश्न हम देखेंगे 64 ए नंबर ऑफ प्लेस वेयर राइटन शंकर शेक्सपियर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि बाई। उपरोक्त वाक्य में के रिक्त स्थान में बाई का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य पेसिव यानी कि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस में है। करेक्ट सेंटेंस है ये नंबर ऑफ प्ले वेयर रिटेन बाई शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 65 है ही हैज बीन फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 10 मिनट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, सिंगिंग। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान में सिंगिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य में फ्रॉम प्लस टाइम के प्रयोग से स्पष्ट है कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, यानी कि नोट सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस फोर प्लस टाइम। करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। ही हैज बीन सिंगिंग फॉर 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 66 से 70 है रीड द फॉलोइंग पैसेज। पैसेज के बारे में बोल रहा है एंड आंसर द क्वेश्चन। पैसेज को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न है उसका हल कीजिए। तो क्या बोलते हैं, अगेन द एनुअल एग्जाम वेयर हेल्ड एंड ए चांस वर्ल्ड हैव इट अगेन आई पास्ड एंड भाई साहिब फेल्ड। I did not work very hard but somehow managed to stand first in class. Bhai Sahab had put heart and soul into this work. He had valued every single word of the correct course. He worked so hard but still he failed. I felt sorry for him when the result was announced. He
he burst into tears, and I also began to carry my joy at my success was halved. Between Bhai Sahib and me there now remained a gap of only one class, and evil in well thought uh, sprang up be his equal on what basis then what the preach to me, but if forcibly thought this thought from my heart after all the uh, calls me for my one good. By now Bhai Sahab he had softened to a great extent, several times even on finding an opportunity to called me. He with great patience I become more and more self willed and began to take advantage of his tolerance. तो ये था पैसेज, और इसका जो हम क्वेश्चन देखेंगे, राइटर द राइटर टूल्ड फर्स्ट इन हिज क्लास इन द एग्जाम, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी, बिकॉज बाय चांस ही हैड मैनेज टू डू सो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 67 है, द राइटर वाज सॉरी फॉर भाई साहब बिकॉज, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए होगा, इन स्पाइट ऑफ द हार्ड वर्क भाई साहब फेल्ड। क्वेश्चन नंबर 68 है, अपॉन हिज सक्सेस व्हाट इविल थॉट स्प्रैंग ऑफ राइटन द राइटर, है ना, रिटन द राइटर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, इफ भाई साहिब फेल्ड अनदर ईयर आई वर्ल्ड बी हिज इक्वल 10 he would not preach to me। प्रश्न हम देखेंगे 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, when भाई साहब fell again what chance did the writer fell in the his behavior, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भाई साहब sold softness to a great extent। क्वेश्चन नंबर 70 आ जाएगा, हम 70 देखेंगे, what was the result of भाई साहब टॉलरेंस, इस जो सही आंसर हो जाएगा वो ए होगा, व्हाट राइटर बिकॉज मोर एंड मोर सेल्फ वेल्ड। क्वेश्चन नंबर 61 से 65 है कि ईच ऑफ द सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स मार्केट ए बी सी एंड डी, वन ऑफ द 4 पार्ट्स हैज एन एरर इन इट, आइडेंटिफाई इट एंड मार्क्स द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 78 है, रवि फॉरगेट ए हाउ मच बी ही पे सी फॉर द वॉच, इसका सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा, सी है ना। उपरोक्त वाक्य में ही पे के स्थान पर ही पैड का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य में फॉरगॉट वर्ग का टू के प्रयोग में से स्पष्ट है कि वाक्य सिंपल पास्ट है, इसलिए आगे आने वाली वर्ब की सिंपल पास्ट टेंस में होगी, अतः प्लेस के स्थान पर पैड वर्ग का सेकंड फॉर्म का प्रयोग उपयुक्त होगा। करेक्ट सेंटेंस होगा, रवि फॉरगेट हाउ मच ही पेड फॉर द वॉच। क्वेश्चन नंबर 72 है, क्वेश्चन नंबर 72 है, ही सिस्टर बीना, ऑप्शन नंबर है इज द मोर इंटेलिजेंट, बी है स्टूडेंट, सी है आई हर क्लास। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। उपरोक्त वाक्य में इस द मोर इंटेलिजेंस के स्थान पर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट का प्रयोग होगा, क्योंकि आर्टिकल द के बाद सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का प्रयोग होता है। करेक्ट सेंटेंस होगा, हिज सिस्टर बीना इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज हर क्लास। क्वेश्चन नंबर 73 है, देयर वेयर ए एम्पल टाइम टू गेट टू द एयरपोर्ट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए,
उपरोक्त वाक्य में देयर वेयर के स्थान पर देयर वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि देयर के बाद आने वाली वर्ब का निर्धारण वर्ब के बाद आए सब्जेक्ट के अनुसार होता है, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट एम्पल टाइम है ना, अनकाउंटेबल नाउन है, अतः सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होगा। करेक्ट सेंटेंस होगा देयर वाज एम्पल टाइम, देयर आज एम्पल टाइम टू गेट टू द एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है माया हैज, ऑप्शन नंबर है ए नॉट बीन गोइंग, बी है टू स्कूल, सी है साइंस, ए वर्क। जिसका सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा। उपरोक्त वाक्य में सेंटेंस ए वीक के स्थान पर फॉर ए वीक का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रोवाइड ऑफ टाइम के लिए फॉर तथा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए साइंस का प्रयोग होता है। करेक्ट आंसर होगा माया हिज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर ए वीक। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 है, ऑप्शन ए है संजना बॉइल्ड। इसको सही सेंटेंस में जमाना है कि कहाँ से कहाँ। संजना बॉइल्ड है ऑप्शन नंबर ए, फिर ऑप्शन नंबर बी है द ताजमहल, फिर ऑप्शन नंबर सी है इन मेमोरी ऑफ, ऑप्शन नंबर डी है हर क्वीन मुमताज। जिसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, है ना। उपरोक्त वाक्य में हर क्वीन मुमताज के स्थान पर हिज क्वीन मुमताज का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट मुमताज है, इसलिए पोसेसिव प्रोनाउन हर के स्थान पर हिज का प्रयोग होगा। उपयुक्त संजना बोल्ड द ताजमहल इन मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज है। क्वेश्चन नंबर 76 से 80 है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन है। फिर उसका पैसेज आ गया है, पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, पैसेज को नहीं पढ़ना है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 76 से द किंग एंड द क्वीन विशेष फोर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ए चाइल्ड, है ना। उपरोक्त पैसेज के अनुसार द काइंड एंड द क्वीन विशेड फॉर ए चाइल्ड, अतः विकल्प डी उपयुक्त सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 77 है हाउ मेनी वाइज वुमेन वेयर देयर इज द लैंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ओ, है ना 13, है ना। उपयुक्त पैसेज के अनुसार 13 विश वुमेन वेयर देयर इज द लैंड, अतः विकल्प ए सही उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 78 द काइंड डिड नॉट इनवाइट द 13 वाइज वुमेन बिकॉज, इसका सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा। उपरोक्त पैसेज के अनुसार द काइंड डिड नॉट इविंग द 13 विश वुमेन बिकॉज ही हैड नो मोर गोल्डन प्लेट्स लेफ्ट, अतः विकल्प बी उपयुक्त उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे द 13 विश वुमेन वाज इन रेज बिकॉज, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा। उपरोक्त पैसेज के अनुसार द 13 विश वुमेन वाज इज रेंज बिकॉज द किंग हैड नॉट इनवाइटेड हर, अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि 80 देखेंगे हम द 13th वुमेन, है ना, तो सही आंसर हो जाएगा सी। उपयुक्त पैसेज के भाव के अनुसार द वाइस वुमेन कॉस्ट द प्रिंसेस, अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 to 85 है ना, सेलेक्ट द वर्ड विच करेक्ट स्पेलिंग फॉर फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 81 है आई शैल नेवर फिल इन द ब्लैंक्स दोज हैप्पी मोमेंट, जिसे सही आंसर हो जाएगा फॉरगेट। उपयुक्त वाक्य के लिए रिक्त स्थान में फॉरगेट वर्ग का फर्स्ट रूप यानी भूल जाना का प्रयोग उपयुक्त होगा, क्योंकि अन्य विकल्प की वर्तनी अशुद्ध है। करेक्ट सेंटेंस होगा आई शैल नेवर फॉरगेट दोस हैप्पी मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 82 है द स्टोरी टेलर नैरेटेड द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ हीर एंड रांझा, इसका सही आंसर हो जाएगा वो टेल, है ना। उपयुक्त वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान में टेल कहानी का प्रयोग होगा, अतः विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं। टेल यानी कि पूछ होता है, टीएल यानी पूछ, और टील यानी कि तक हक चलाना, है ना, और टीआईएलई मतलब खपरेल यानी पटियां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी यानी कि टेल मतलब TALE टेल हो जाएगा, है ना। द स्टोरी टेल मतलब कहानी, है ना। द स्टोरी टेलेड नरेटेड द टेल ऑफ हीर एंड राजा की कहानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है हाउ मच, क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मच, क्वेश्चन नंबर 83 है हाउ मच मनी हैज बीन
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, अलॉटेड, है ना। उपरोक्त वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान में अलॉटेड यानी कि आवंटित करना का प्रयोग उपयुक्त होगा, अन्य विकल्प किस वतनी शुद्ध नहीं। करेक्ट सेंटेंस ये होगा कि हाउ मच मनी हैज बीन अलॉटेड टू अस। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 84। इट वाज डिफिकल्ट टू फिल इन द ब्लैंक्स बिटवीन द टू कैंडिडेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहीं से सी यानी कि डिसाइड, है ना। उपयुक्त वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान में डिसाइडेड यानी निर्णय करना का प्रयोग होगा, यानी आई वाज डिफिकल्ट टू डिसाइड बिटवीन द टू कैंडिडेट, है ना। आप दो कैंडिडेट को छांटिए। क्वेश्चन नंबर 85 है आई एम फिल इन द ब्लैंक्स टू ऑल द टीचर्स फॉर देयर हेल्प। इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, ग्रेटफुल, है ना। उपयुक्त वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान में ग्रेटफुल यानी कि आभारी का प्रयोग उपयुक्त होगा, अन्य विकल्प की वर्तनी अशुद्ध है, यानी कि आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द टीचर्स फॉर देयर हेल्प। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 86 है वी मोस्ट फिल इन द ब्लैंक्स ओबे द ट्रैफिक रूल, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑलवेज। उपयुक्त वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान में ऑलवेज यानी कि हमेशा शब्दों का प्रयोग उपयुक्त हो गया, अन्य विकल्प भिन्न और देते हैं। नेवर यानी कि कभी नहीं, और ऑफ्टन यानी कि प्रायः, और सम टाइम यानी कि कभी कभी, है ना। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वी मोस्ट ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक रूल, है ना। क्वेश्चन नंबर 87 है नाउ ही फिल इन द ब्लैंक्स हिज फादर बिजनेस, है ना। क्वेश्चन नंबर इसका 87 का हो जाएगा आंसर डी, लुक आफ्टर, है ना। उपयुक्त वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान में लुक आफ्टर यानी देखभाल करना का प्रयोग उपयुक्त होगा, अतः विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं। लुक इनटू यानी कि ढूंढना, लुक आउट यानी कि सावधान रहना, और लुक ब्रेक यानी कि पुनर्विलोकन। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि करेक्ट सेंटेंस ये हो जाएगा नाउ ही लुक आफ्टर हिज फादर्स बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 88 हो जाएगा वी वांट द चिल्ड्रेन टू हैव द पॉसिबल एजुकेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेस्ट। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान में बेस्ट का प्रयोग होगा क्योंकि आर्टिकल द के बाद सुपरलेटिव डिग्री के ऑब्जेक्टिव बेस्ट का प्रयोग होता है, अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है। यानी करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वी वांट द चिल्ड्रेन टू हैव टू बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 89 होगा ही फेल्ड फिल इन द ब्लैंक्स सी डिड नॉट रीड। इसका सही आंसर हो जाएगा होगा बी यानी कि बिकॉज, है ना। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान में बिकॉज यानी क्योंकि का प्रयोग होगा, अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं, जैसे क्या होता है अल्थॉट यद्यपि, है ना, एनी हाउ इसके अतिरिक्त वाइल यानी कि जबकि। करेक्ट सेंटेंस होगा कि ही फेल्ड बिकॉज सी डिड नॉट रीड। क्वेश्चन नंबर 19 है आई लाइक टू वॉक अराउंड इन फिल इन द ब्लैंक्स फुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है डी यानी कि वेयर। उपयुक्त वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान में वेयर नंगा खाली का प्रयोग उपयुक्त होगा, अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं, जैसे बियर सहन करना, वीर शराब सबास, और बियर यानी रिसाव के फलस्वरूप वाष्पन के प्राप्त स्यान इन एस्फाल्ट, है ना। तो करेंट आंसर हो जाएगा आई लाइक टू वॉक अराउंड इन बेयर फुट। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे भाग 4 देखेंगे गणित। क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 91 है 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए तथा 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत का लाभ निकालिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी 25%। देखिए क्या किया है कि एक संतरे का क्रय मूल्य लिया तो 400 रुपये हो गया, 400/100 बराबर 4 रुपये हो गया। तो इसको फिर क्या बोलते हैं, एक संतरे का विक्रय मूल्य 60 रुपया, एक संतरे का 60/12 बराबर 5, तो प्रतिशत लाभ हो गया 5.4/100 यानी कि 25% हो गया। तब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25% हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 है एक किसान ने मिनी बैंक में 100 पैसे 1 रुपये छमाही साधारण ब्याज की दर से 200 रुपये जमा किए। ठीक है, तो 1 सही 1/2 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस की गई कुल धनराशि होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 260 रुपये। प्रश्न अनुसार देखिए छमाही दर यानी कि आर बराबर 10%, छमाही दर आर बराबर 10%, समय टी यानी कि 3, समय टी बराबर 3/2, समय टी बराबर 3/2, 3/2 इसको डिवाइड कर लिया, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है, 3/2 गुणित 2 बराबर 3 छमाही, तो पी बराबर 200। बैंक द्वारा वापस की गई कुल राशि धनराशि पी बराबर PRT/100, है ना। तो 200 बराबर 260 रुपये होगा। प्रश्न नंबर 96 हम देखेंगे 93 देखेंगे।
24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की शेष दो भुजाएं हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है डी, 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। इसका प्लेन यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 94, यदि x और y दो पूर्णांक इस प्रकार हैं कि करनी x y बराबर 10 है तो का मान x प्लस वाई नहीं हो सकता है, तो सही आंसर होगा वो डी यानी कि 50 होगा। 50 नहीं हो सकता है। प्रश्न नंबर है 95, संख्या श्रृंखला क्रमशः 5, 7, 11, 19, 36, 67, 31 में गलत संख्या है, तो गलत संख्या है तो वो है ए। प्रश्नानुसार 36 गलत है। प्रश्नानुसार 5, 7, 11, 19, 36, 67, 131 में 36 गलत संख्या है, क्योंकि 36 भाज्य संख्या जबकि अन्य सभी संख्याओं का जो सीरीज है वो अभाज्य संख्याओं का है ना, भाज्य अभाज्य। प्रश्न क्रमांक 96 देखेंगे हम। प्रश्न क्रमांक 96 में यदि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि 100 हो तो इसका आशय है कि, इसका आशय ये है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो शिक्षार्थी की मानसिक आयु वास्तविक आयु बराबर है ना, मानसिक आयु वास्तविक आयु बराबर। इसका जो सूत्र है बुद्धि लब्धि का, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100 है ना, तो 100 बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100, तो मानसिक आयु बराबर वास्तविक आयु है ना, तो शिक्षार्थी की मानसिक आयु वास्तविक आयु दोनों बराबर है ना। प्रश्न नंबर 97 है, साय 3:21 से 5 घंटे 28 मिनट पहले क्या समय, 3:21 से 5 घंटे 28 मिनट क्या समय होगा, तो इसका सही आंसर होगा वो डी, प्रायः 9:53 यानी कि समय 3:21 बराबर 14.81 मिनट, इसलिए क्योंकि 5 घंटा इसको जोड़ दिए 14.81 5 कर दिए, 5 बटे 28 कर दिए 9.53 होगा उचित समय, 9.53 होगा है ना। फिर 98 है, 1/4 को निरूपित करने का कौन सा तरीका सही होगा, तो प्रश्नानुसार इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गलत तरीका कौन सा है, तो कौन सा तरीका गलत है, तो गलत के बारे में पूछ रहा है तो वो होगा बी। ठीक है, 1/4 को निरूपित करने का सही तरीका विकल्प बी का गलत है, क्योंकि बी गलत है क्योंकि आकृति में सभी बराबर भाग नहीं है, तो बराबर भाग होना चाहिए, इसलिए ये गलत है, क्योंकि 98 का बी गलत है। प्रश्न 99 देखेंगे हम, गणित शिक्षण की अधिगम विधि का सिद्धांत है, तो इसका सही उत्तर है वो सी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। गणित शिक्षण का अधिगम जो आगमन विधि जो होता है ना, गणित शिक्षण की आगमन विधि होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है सरल से कठिन की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोहन, प्रश्न क्रमांक 100 है, मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपए जमा हो गए हैं, यह धनराशि है, धनराशि कौन सा है, तो 11,1111 रुपए होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11,1111 रुपए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा बी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है ना, तो 12,111 रुपए हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रश्न 101 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वह है 2 है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ना, विकल्प यानी कि सी सही है। प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का महत्तम तथा लघुत्तम समापवर्त्य होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी होगा, 2 और 12 है ना। प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का जो है देखते हैं 2, 4 और 6, तो 2 का 2, 4, 6, तो महत्तम समापवर्त्य 2 और लघुत्तम समापवर्त्य 12, 2 और 12 होगा। प्रश्न 103 है, यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, तो यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार तो बुधवार होगा है ना। सामान्य वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन समान होते हैं, सामान्य वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन समान होते हैं, जबकि लीप वर्ष में एक दिन की वृद्धि हो जाती है, तो लीप वर्ष में अंतिम दिन बुधवार हो जाए। प्रश्न 104 है, 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमा गया कोण होगा, तो उसका जो सही कोण होगा वो होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 1 घंटा बराबर 60 है ना, बी यानी कि 15 अंश होगा। ठीक है, तो 15 अंश, तो क्या बोलता है आंसर बी, यानी कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में घंटे की सुई द्वारा घूमा गया कोण यानी कि 30 अंश, अर्थात 30 मिनट में घंटे की सुई घूमा गया 30/60 15 अंश है ना। क्वेश्चन नंबर 105 है, यदि x के x प्रतिशत का मान 36 हो तो y x है, तो सही आंसर होगा वो होगा 60 है। ठीक है, प्रश्न 106 है, 272 का वर्ग माइनस 128 का वर्ग का वर्गमूल होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 240 होगा। प्रश्न 107 है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन की भुजा की लंबाई होगी, तो इसका सही उत्तर होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसका जो सूत्र है a का स्क्वायर 3 बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। ठीक है, प्रश्न 108 है, एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में तथा 2/5 भाग पानी में तथा
10 मीटर पानी के ऊपर है। खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो माना खंबे की लंबाई x है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा डी, 37.5%, 37.5 मीटर। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16 है, x के किस मान के लिए AOB का सरल रेखा की जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी यानी कि 50 अंश होगा, यानी डी यानी 50 अंश होगा। प्रश्न क्रमांक 110 है, यदि 1/36.18 बराबर 0.0276 हो तो 1/0.0003618 का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, 2760 होगा। एक पंक्ति में मनोज का क्रमांक प्रारंभ से 18वां और अंत में 13वां है। यदि पंक्ति में 6 लड़कियां हैं तो पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या होगी। इसका सही आंसर होगा 24, है ना। लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या 18 + 13 - 1 है। 18 + 13 - 1 बराबर 30 है। तो लड़कियों की संख्या 6 और लड़कों की संख्या 30 - 6 बराबर 24 होंगी। एक डेकामीटर में डेसीमीटर होते हैं, तो एक डेकामीटर में 100 डेसीमीटर होते हैं, है ना। एक डेका डेसीमीटर के 100 गुना के बराबर होता है। तो एक डेकामीटर बराबर 10 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 डेसीमीटर, इसलिए एक डेकामीटर बराबर 100 डेसीमीटर होते हैं। प्रश्न 113 है, चित्र में कोण ABD तथा कोण CBD परस्पर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आसन्न कोण होगा। ठीक है। प्रश्न 114 है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो नए वृत्त की परिधि और उसके व्यास में अनुपात होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, है ना, π/1 मान, है ना, π/1। प्रश्न 115 है, यदि x बराबर 1/2 है तो x + 1/1 1 + 1/1 1 + 1/x, तो इसका मान होगा। तो सही उत्तर होगा वो ये होगा ए होगा, यानी कि 5/4। प्रश्न 116 है, प्रश्न 216 है, 116 है 2/3, 3/5 और 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर है। तो दिया है प्रश्न, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि 1/15 का होगा। देखिए 2/3, 3/5 और 5/8, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2/3 × 100, ठीक है, 2/3 × 100, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे उसको, 100 को 3 से भाग देंगे और 2 से गुणा कर देंगे, सब कर ले आएंगे तो 80/120 होगा इसका, 72/120 और 75/120 आ जाएगा। ठीक है। तब नीचे हर का अगर सभी मान बराबर होते हैं, हर का सभी मान अगर बराबर होते हैं, है ना, हर का, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी भिन्न 80/120 होगा और सबसे छोटी भिन्न 72/120 होगा। ठीक है। और अंतर होगा 2/3 - 3/5, 10 - 9/1/15 इसका अंतर होगा। प्रश्न 117 है, प्रश्न 117 विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया और उत्तर 15 कम प्राप्त किया। सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा 24, है ना, यानी कि ए ऑप्शन नंबर। 118 है, किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर, ऑप्शन 118 किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 नहीं हो सकती है। प्रश्न नंबर 119 है, 119 से 2 गुणित ब्रैकेट 3 + 2 गुणित ब्रैकेट 3 - फिर ब्रैकेट 6 भाग 2 ब्रैकेट 1 + 7 का मान होगा। तो यह बोर्डमास नियम से होगा। ठीक है। बोर्डमास नियम के होना, बी से ब्रैकेट और ओ से बोर्डमास नियम से होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 34। प्रश्न 120 से, गीता 5 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलकर 42 मिनट में घर से विद्यालय पहुंचती है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 3.50 किलोमीटर होगा। यानी कि देखते हैं, चाल किसका है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय है उसका 42 मिनट, और तो 42/60 मिनट के घंटा होता है। तो इसका जो सूत्र है, दूरी बराबर चाल गुणित समय, तो 5 × 42/60 3.50 सेंटीमीटर हुआ। अब हम इसी के साथ अगला इतिहास का जो पार्ट है उसको हम अगले अध्याय में देखेंगे।